स्माइली फिगर है। अब हम लोग ये टीएस ऑफ ओवरी वाला ये फिगर जो है इसके स्ट्रक्चर से हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल बनने के बाद क्या होता है कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है, और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अवस्था में ही हमारा ओवम का निर्माण हो जाता है। और ओवम निर्माण के बाद क्या होता है, ओव्यूलेशन होने पर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, और कॉर्पस ल्यूटियम सेल बनता है। ये पित्तपिंड होते हैं, पीली ग्रंथि होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। कौन? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम से हमारा दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन। उसके बाद क्या होता है, तो ये दोनों हार्मोन निकलने के बाद आगे हम देखेंगे। पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये फिगर आप लोग बनाने के लिए समझ गए होंगे। क्या करेंगे, पहले बादाम की गिरी टाइप से एक चपटा ये बना लेंगे, चपटा टाइप से आकार, और उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल देंगे। प्राइमरी फॉलिकल जो देंगे तो इसको थोड़ा छोटा रखेंगे, और सेकेंडरी फॉलिकल पे आएंगे तो इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, इससे थोड़ा बड़ा कर देंगे। उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल पे आएंगे तो इसका डबल लेयर कर देंगे, इससे भी बड़ा कर देंगे। छोटा, उससे थोड़ा बड़ा और उससे थोड़ा बड़ा। लेकिन टर्शियरी फॉलिकल आते आते क्या होता है, इसका डबल लेयर हो जाता है। टर्शियरी फॉलिकल डबल लेयर। उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल के बाद मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कहने का मतलब है ये तीनों फॉलिकल जो है, तीनों फॉलिकल से ज्यादा बड़ा और मैच्योर परिपक्व वाला फॉलिकल हो जाता है, जिसे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। और जब ये फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो वहां पर क्या बनता है, हमारा ओवम का निर्माण होता है, हमारा फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। और फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में ओवम निर्माण होता है, ओव्यूलेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, ये क्या होता है, पित्तपिंड या पीली ग्रंथि होता है। जब इसका निर्माण हो जाता है तब इसके निर्माण के बाद, कॉर्पस ल्यूटियम निर्माण के बाद क्या होता है, ये जो होता है हमारे ओवरी में क्या करता है, एमसी की क्रिया को बनाए रखता है। इसमें दो हार्मोन स्रावित होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एमसी की क्रिया को बनाए रखता है, और रिलैक्सिन बच्चे के जन्म को आसान बनाता है। यहाँ हम लोग देखते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। ये तो हम लोग समझ सकते थे ओवरी क्या होता है, प्राइमरी सेक्स हार्मोन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये जो फिगर हम बनाए हैं, प्राइमरी फॉलिकल से लेकर के कॉर्पस ल्यूटियम तक का जो ये चक्र आया है, इसको हम लोग एक शॉर्ट डायग्राम में इसमें देख लेते हैं। और इस प्रकार से यदि आप बना देते हैं तो आपको मार्क आएगा। इससे पहले जो यहाँ डाले थे ओवरी ओवम के बारे में वो लिख देना है, उसके बाद ये लिख देना है, आपको मार्क आएगा ही आएगा। तो चलिए, ये जो होता है प्राइमरी फॉलिकल जो बना है हमारे ओवरी में, जो प्राइमरी फॉलिकल का जो फर्स्ट बार निर्माण होता है वो एमसी के बाद निर्माण होता है। किसके बाद? एमसी। जब फीमेल में क्या होता है कि एमसी की क्रिया होता है, तो एमसी क्रिया के बाद उसमें क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल बनता है। क्योंकि एमसी का बंद होना, एमसी की अनुपस्थिति होना गर्भधारण का संकेत होता है। तो एमसी के बाद जब एमसी बंद हो गया होगा तो एमसी के बाद क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण होता है। जब एमसी बंद हो गया होगा एमसी के बाद, तब प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण होता है। किसमें? ओवरी में। ये जितना भी घटना है ये सब कहाँ हो रहा है, ओवरी के अंदर हो रहा है। तो प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण हुआ, और प्राइमरी फॉलिकल के बाद क्या हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण हुआ। प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण हुआ। उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल के बाद हमारा टर्शियरी फॉलिकल का निर्माण हुआ। टर्शियरी फॉलिकल क्या होते हैं, हमारे डबल लेयर के स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल जब बन गया तो टर्शियरी फॉलिकल के बाद मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। मतलब ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के बाद एकाएक हमारा क्या बन जाता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। और इसी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में हमारा ओवम का निर्माण हो जाता है, ओव्यूलेशन की क्रिया हो जाता है, ओवम निर्माण हो गया। और यहाँ देख रहे हैं आप, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ये क्या होते हैं, फॉलिकल सेल होते हैं। और इस फॉलिकल सेल से हमारा एस्ट्रोजन
हार्मोन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, जिसे हम लोग मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। तो ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये हमारे अंडाणु निर्माण की क्रिया में भाग लेते हैं। किसमें? अंडाणु निर्माण की क्रिया में भाग लेते हैं। इसीलिए मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में क्या हो गया, हमारा ओवम का निर्माण हो गया। ओवम का निर्माण हो गया तो अब ओव्यूलेशन के बाद, जब ओवम का निर्माण हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, तो अब ओव्यूलेशन के बाद क्या होते हैं, ये कॉर्पस ल्यूटियम बनते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम सेल, ये फॉलिकल सेल क्या होते हैं, एक प्रकार के ग्रंथि होते हैं। आप देख सकते हैं ये जो कॉर्पस ल्यूटियम सेल है, यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम सेल जिसे हम लोग पित्तपिंड कहते हैं या पीली ग्रंथि कहते हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। कॉर्पस ल्यूटियम सेल जो होता है एक प्रकार का ग्रंथि है, एक प्रकार का ग्लैंड है, और ये अंतःस्रावी ग्लैंड है। और ये अंतःस्रावी ग्लैंड का जब निर्माण हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण जब हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल या ओव्यूलेशन के बाद जब होता है कॉर्पस ल्यूटियम सेल का निर्माण, तो वह कॉर्पस ल्यूटियम सेल क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का स्राव करता है, रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव करता है। ये प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का स्राव इसीलिए करता है क्योंकि एमसी को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन सहायक होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सहायक होते हैं एमसी की क्रिया को बनाए रखने के लिए। यहाँ एमसी के बाद का बात हो रहा है, जब एमसी, चूंकि एमसी क्रिया बनाए रखना है इसको, इसीलिए क्या करता है ये एमसी, ये प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है और रिलैक्सिन हार्मोन का। तो प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन ये करता है कि ये प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन से ये पिट्यूटरी के माध्यम से नियमन होता है कि कब किसका क्या काम है, कौन सा हार्मोन कब रिलीज करना है, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड तय करता है, हाइपोथैलेमस तय करता है। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये एमसी की क्रिया को बनाए रखता है। और कभी कभी क्या होता है कि जब प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि एमसी होने लगता है और हमारा इंडोमेट्रियम लेयर जो होता है, गर्भाशय का, यूटेरस का जो होता है हमारा इंडोमेट्रियम लेयर, वह क्या होता है, यह पिघलने लगता है और योनि के माध्यम से गंदे रक्त के साथ बहने लगता है, उससे हम लोग एमसी करते हैं। तो इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम सेल से क्या प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित होता है, ये एमसी क्रिया बनाए रखता है। और उसके बाद जब बच्चे का जब जन्म होता है, जब भ्रूण का डिलीवरी होने लगता है, शिशु का डिलीवरी होने लगता है, तब रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कॉर्पस ल्यूटियम सेल से, और ये रिलैक्सिन हार्मोन बच्चे के जन्म को आसान बनाता है। इसीलिए कहा गया है रिलैक्सिन हार्मोन को डिलीवरी हार्मोन भी कहा जाता है। आई होप आप लोग ये स्ट्रक्चर समझ गए होंगे, कैसे बनाना है और इसका कैसे कैसे वर्णन करना है। आपको 5 मार्क मिलेगा ही मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप लोग क्या कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, पूछेगा क्वेश्चन, तो ये स्ट्रक्चर आप लोग बना दीजिएगा। और इस स्ट्रक्चर में पहले हमने क्या किए थे, ओवरी का वर्णन किए थे, ओवरी से ओवम का वर्णन किए थे, और ओवम के बाद ये थोड़ा सा वर्णन कर देना है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जिसमें ओवम का निर्माण हुआ, उसके बाद ओव्यूलेशन होने पर कॉर्पस ल्यूटियम सेल बना, इससे 2 प्रकार के हार्मोन निकले। इस हार्मोन के बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा कर दीजिएगा, आपको 5 मार्क मिल जाएगा। और इस तरह से यदि आप करते हैं, ठीक। क्वेश्चन सबसे पहले आप डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, और डायग्राम बनाइएगा ही बनाइएगा। इसमें तो आप कोई कुछ लिख सकते हैं, लेकिन डायग्राम निश्चित होना चाहिए, और किसको क्या नाम देंगे ये होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या देख लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत ये ओवरी था, ओवरी को निकाल के देख लिए। अब ओवरी के अंतर्गत ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है। एक बार इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को हम लोग अभी डायग्राम से देखते हैं कि ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल क्या है, और फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से हम लोग ओवम लेंगे, ठीक। इससे ओवम निकालेंगे, फिर हम लोग ओवम का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए। लोग ने ये टीएस ऑफ ओवरी का स्ट्रक्चर देख लिए, और यहाँ से ग्राफियन फॉलिकल का एक फिगर हम यहाँ दे रखे, ये हमारा है ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ये हमारा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। तो ये जो यहाँ है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, इसको हम लोग एक बार थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या सब है। और इसमें जो ये फिर ओवम है, ग्राफियन फॉलिकल के अंतर्गत जो ये ओवम है, फिर एक बार इस ओवम का स्ट्रक्चर देख लेंगे। ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर हम लोग समझ चुके थे,
प्राइमरी फॉलिकल बना, उसके बाद सेकेंडरी बना, उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल बना डबल लेयर का, उसके बाद मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना, ये भी डबल लेयर का। फिर इसमें ओवम का निर्माण हुआ, ठीक। ओवम के निर्माण के बाद यहाँ पर फिर कॉर्पस ल्यूटियम सेल बना, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित हुआ। तो ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है जिससे ओवम का निर्माण होता है, उसको एक बार देख लेते हैं कि ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में क्या क्या सब है, और उसके अंतर्गत ओवम का निर्माण जो हुआ उस ओवम का स्ट्रक्चर क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का यहाँ फिगर आया है, ये डबल लेयर का होता है। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल डबल लेयर का होता है। किसका? डबल लेयर। ये डबल लेयर का स्ट्रक्चर होता है ग्राफियन फॉलिकल का। तो इसमें हम लोग देखेंगे ग्राफियन फॉलिकल का सबसे बाहरी वाला जो लेयर होता है उसे कहते हैं थीका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना, थीका बाह्य थीका या थीका एक्सटर्ना कहते हैं। एक्सटर्ना मतलब बाहर वाला, ठीक। और इंटरना, इंटर मतलब अंदर वाला, ठीक। आंतरिक और बाह्य, तो एक्स्ट्रा, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। सबसे बाहरी लेयर जो ये ग्राफियन फॉलिकल का है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का जो सबसे बाहरी लेयर होता है उसे थीका एक्सटर्ना कहते हैं, और बाहरी लेयर से अंदर वाला लेयर जो होता है उसे थीका इंटरना कहते हैं। लेकिन यहाँ देखिएगा, ये थोड़ा थोड़ा सा ये थीका इंटरना के आंतरिक अंदर जो है ये थोड़ा लेयर जो है, इस लेयर को कहते हैं डिस्कस प्रोलीजेरस। डिस्कस प्रोलीजेरस, ठीक। इसको क्या कहेंगे, ये वाला जो है इसको कहते हैं डिस्कस प्रोलीजेरस। ये डिस्कस प्रोलीजेरस के अंदर जो होता है, और थीका इंटरना और डिस्कस प्रोलीजेरस के अंदर होता है हमारा ओवम, ठीक। तो ये ओवम जो होता है, फिर ओवम में डबल लेयर, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। जोना पेलुसिडा जो होता है यह आंतरिक लेयर होता है, और कोरोना रेडिएटा बाह्य लेयर होता है। जोना पेलुसिडा आंतरिक लेयर और कोरोना रेडिएटा बाह्य लेयर होता है। किसका? ओवम का। तो ग्राफियन फॉलिकल के, जब ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर देखेंगे तब उसमें बाहरी लेयर को थीका एक्सटर्ना और आंतरिक लेयर को थीका इंटरना कहते हैं। लेकिन जब हम ओवम के स्ट्रक्चर पर जाते हैं तो ओवम के बाहरी लेयर को कोरोना रेडिएटा कहते हैं, और आंतरिक लेयर को जोना पेलुसिडा कहते हैं। किसका? ये ओवम का। तो अब हम लोग ओवम के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहला बात तो ओवम जो होता है ओवरी से बनता है, ठीक। और ये जो ओवम होता है ये फीमेल गेमिट होते हैं, ये गोल होते हैं, राउंड से शेप के होते हैं। तो अब हम लोग ओवम के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ओवम का भी डबल लेयर होता है। तो ओवम के जो बाहरी लेयर होता है उससे हम लोग कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ये वाला जो लेयर है, ये वाला जो ऊपर वाला जो लेयर देख रहे हैं, ये बाहरी लेयर है, इसे हम लोग कहते हैं कोरोना रेडिएटा। इसे क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा कहते हैं। और बाहरी से आंतरिक लेयर, ये जो एक ठोस वाला लेयर है जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा को जो झिल्ली होता है, ये जो होता है इसमें इसमें ये जो होता है, ये वाला जो है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसे हम लोग कहते हैं जोना पेलुसिडा। ये वाला जो लेयर है इसे कहते हैं हम लोग जोना पेलुसिडा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक। और जोना पेलुसिडा के बाद वाला या बाह्य लेयर को कोरोना रेडिएटा कहते हैं, ठीक। उसके बाद ये देखिए बीच में जो ये द्रव भरा हुआ है, ये द्रव होता है साइटोप्लाज्म, जिसे हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। ये जो द्रव भरा हुआ है, ये सब जो द्रव भरा हुआ है, ये क्या है? ये है हमारा साइटोप्लाज्म है। और ये जो सबसे बड़ा वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यही तो है न्यूक्लियस, यही तो है केंद्रक। इसी में डीएनए आरएनए होता है, और ये डीएनए आरएनए क्या होता है कि अगले पीढ़ी के लिए, अगले जनरेशन के लिए इसमें जो होता है ये आनुवंशिक गुण को ढूंढने वाला इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। कौन? डीएनए या आरएनए होता है। तो चलिए, ये तो न्यूक्लियस है, केंद्रक है। ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में क्या क्या सब प्रेजेंट होता है, क्या क्या सब उपस्थित होता है? ये अंडाणु के अंदर, अंडाणु मतलब ओवम के अंदर, ओभा के अंदर, अंडा के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म होता है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, पित्त प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। चूंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो आरएनए डीएनए प्रेजेंट होता है, पित्त प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। किसमें? ये अंडाणु के अंदर साइटोप्लाज्म में पित्त पिंड, ग्लाइकोप्रोटीन, आरएनए, डीएनए, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। किसमें? साइटोप्लाज्म में।
और हम लोग ये देख लिए कि सबसे अंडाणु का सबसे बाहरी लेयर कोरोना रेडिएटा और कोरोना रेडिएटा का आंतरिक लेयर जोना पेलुसिडा जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना होता है। अब ध्यान देना वाला बात यह है कि जब फीमेल के ओवरी से ओवम परिपक्व होकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, फैलोपियन ट्यूब में जब ओवम पहुंचता है एम्पुला वाले पार्ट में, और जब उधर से स्पर्म हमारा एंट्री करता है मेल के पेनिस होते हुए वेजाइना से फीमेल के बॉडी में जब प्रवेश करता है, वेजाइना होते हुए गर्भाशय यूटेरस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में जब हमारा स्पर्म पहुंचता है, तो कहा यह जाता है और लिखा हुआ है, एनसीईआरटी लिखा है कि एक मैथुन में या एक बार जब वीर्य सेचन होता है तो लगभग 20 करोड़ की संख्या में हमारा स्पर्म निकलता है। 20 करोड़ की संख्या में, अब आप कह सकते हैं 10 या 20 करोड़ की लेवल में हमारा स्पर्म होता है जो कि पेनिस से निकल करके वेजाइना यूटेरस होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि 10 करोड़ या लगभग माना यह जाता है, कहा यह जाता है कि 6 करोड़ से यदि कम स्पर्म हमारा बन रहा हो तो उस टाइम में क्या होगा, हमारा निषेचन नहीं होगा। यदि 6 करोड़ से कम हमारा स्पर्म स्खलित हो रहा है, निकल रहा है, किससे, टेस्टिस से 6 करोड़ से कम हमारा यदि स्पर्म निकल रहा है, स्खलित हो रहा है, तब निषेचन के योग्य नहीं होगा। कम से कम 20 करोड़ 10 करोड़ के बीच लेवल में या 20 से 15 करोड़ के बीच हमारा स्पर्म होना चाहिए संख्या में, तब ही कोई एक स्पर्म फीमेल गेमिट मतलब अंडाणु को क्या करेगा, निषेचित करेगा, उसे छेद करके उसके अंदर जाएगा। ये आप जानते होंगे कि 20 करोड़ जो ये स्पर्म हमारा अंडाणु के चारों ओर घेरे रहता है, तो क्या ये 20 करोड़ जो हम स्पर्म जितना छोड़े हैं सब अंडाणु के पास चले जाता है? नहीं, कई मतलब वेजाइना में ही डेड कर जाता है, कई यूटेरस में डेड कर जाता है, कोई ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब में जाते जाते ही डेड कर जाता है, मृत्यु हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और बहुत कम ही रेयर केस स्पर्म बचता है जो कि हमारे ओवम तक पहुंचता है। ठीक, और यदि फैलोपियन ट्यूब में ओवम प्रेजेंट है, परिपक्व होकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा है ओवम, और उधर से शुक्राणु आया है, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा, स्पर्म डीजनरेट हो जाएगा। और यदि जब ओवम प्रेजेंट है फैलोपियन ट्यूब में, उधर से स्पर्म आया, तो कोई एक स्पर्म जो क्या होता है, स्ट्रांग होता है, जिसमें एनर्जी ज्यादा होता है, वह क्या करता है, ये जो है हमारे ओवम का कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा, इसको यह क्या करता है, ये जो इसकी टोपीनुमा संरचना होता है जिसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं, ये टोपीनुमा संरचना एक्रोसोम जो है, ये एक्रोसोम जो है स्पर्म, ये स्पर्म है, स्पर्म का जो ये एक्रोसोम है टोपीनुमा संरचना, इसमें जो इससे क्या होता है, जब ये कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को छेदने लगता है, कौन, इसका एक्रोसोम स्पर्म का, तो ये एक्रोसोम क्या करता है, एक एंजाइम सिक्रेट करता है जिसे कहते हैं हाइल्यूरिनिडेज। हाइल्यूरिनिडेज क्या कहते हैं, हाइल्यूरिनिडेज एंजाइम कहा जाता है। एक्रोसोम से जो एंजाइम स्रावित होता है उस एंजाइम को क्या कहते हैं हम लोग, हाइल्यूरिडिनेज एंजाइम कहा जाता है। और यह एक्रोसोम ये हाइल्यूरिडिनेज एंजाइम स्रावित करता है, और ये एंजाइम क्या करता है, ये कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा के ये आवरण को विघटित करके पिघला करके क्या करता है, ये लेयर को तोड़ देता है, और लेयर को तोड़ने के बाद क्या होता है, ये जो स्पर्म क्या किया, ये एंजाइम सेक्रेट करके हाइल्यूरिनिडेज एंजाइम सेक्रेट किया जो सबसे पहले, और जिसमें ज्यादा ये एंजाइम स्रावित हुआ, जिससे ज्यादा एंजाइम स्रावित हुआ, वह क्या करेगा, सबसे पहले वह स्पर्म क्या करेगा, इसमें एंट्री कर जाएगा, किसमें, ओवम अंडाणु क्या करेगा, ये पहुंच जाएगा। और पहुंचते पहुंचते क्या होता है पता है, इसका ये पूछ रहा था, यह बाहर ही रह जाता है, इसमें यह मेन ये जो होता है हमारा न्यूक्लियस जो होता है, ये जो है स्पर्म का क्या है, ये क्या है, स्पर्म का न्यूक्लियस है। जिस प्रकार से ओवम का न्यूक्लियस है, ठीक उसी प्रकार से स्पर्म का न्यूक्लियस है, और इसका हेड वाला पार्ट जो होता है अंदर चले जाता है, उसके बाद इसका पूछ जो होता है अंदर रह जाता है, और फिर यह तुरंत जस्ट इसका जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा का ये लेयर बन जाता है।
तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि ओवम और स्पर्म जो होता है किस प्रकार से अपने एक दूसरे से संबंध बनाता, और जब स्पर्म ओवम में एंट्री कर गया तब उसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन जब हमारे फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के एम्पुला वाले भाग में जब ये प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद वहाँ से फर्टिलाइज या निषेचित अंडे क्या होते हैं, वहाँ से निकलते निकलते एम्पुला पर जाता है। एम्पुला से कहाँ जाता है, वो स्टेमस पर जाता है। स्टेमस होते हुए मोरोला स्टेज आता है। मोरोला स्टेज होते होते ब्लास्टुला स्टेज आता है। उसके बाद क्या होता है, यूटेरस के किसी एक दीवार में इम्प्लांटेड हो जाता है, धस जाता है, और वहाँ से वह भ्रूण, फीटस, गर्भ तक वह सफर करते रहता है 9 माह तक। ये हमारा प्रोसेस था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत। हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हम लोग क्या किए, फिर ओवरी को निकाले, फिर ओवरी का स्ट्रक्चर देखे, फिर ओवरी के अंतर्गत ये ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर देखे, फिर ग्राफियन फॉलिकल के अंतर्गत ये जो ओवम है, ओवम का स्ट्रक्चर देखे। और हम लोग ये भी देखे कि जब स्पर्म और ओवम मिलता है, जब स्पर्म ओवम मेल फीमेल बॉडी में जब दोनों गैमीट का एक जगह मिलान होता है तो किस प्रकार से कैसे एंट्री करता है उसको हम देखे। आपको पता होना चाहिए कि एक बार वीर्य सेचन में, एक बार में जब सीमेन फीमेल बॉडी में प्रवेश करता है तो वह लगभग 20 करोड़ की संख्या में स्पर्म होता है। कहीं कहीं आप लोग सुने होंगे कि 20 लाख से 30 लाख, नहीं, लाख नहीं, करोड़ में होता है। 20 करोड़ कह सकते हैं आप, या 15 से 20 करोड़ स्पर्म हमारा एक बार में स्खलित होना चाहिए। और ये भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि यदि 6 करोड़ से कम यदि स्पर्म आपको बन रहा है तो पता नहीं निषेचन होगा या नहीं होगा, नहीं ही होगा। तो स्पर्म का ज़्यादा बनना भी क्या है, फायदेमंद है। यदि स्पर्म कम बन रहा है, निषेचन नहीं होगा, आप बांझपन कहलाने लगेंगे। तो आई होप आप लोग ये सब स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। और आज हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत, इससे पहले तो हम 2 वीडियो दे चुके थे, ये हमारा तीसरा वीडियो था, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जितना भी सारा हमारा फिगर था वह खत्म हो चुका है। अब हम लोग अगले वीडियो में कल से हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कार्य करेंगे। तो आप लोग इसको शानदारी तरीके से शुरू से अंत तक बने रहे, हम पे आशीर्वाद बनाए रहे अभी तक। तो अगला आप लोग के आशीर्वाद से हम फिर से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर के आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, हो सके तो 2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये फिगर ये समझने में। और जिस तरह से हम बताएं कि आप लोग को दिक्कत हुआ ही नहीं होगा, तो 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, देखते रहिए। और अगला से वीडियो भी आएगा, उसको भी आप देखते रहे। और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्त फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद।